So, a very good morning, everyone. And my name is Madhusudan Mishra, and today we are going to start with lecture series on multiple choice questions for CA, CMA and CS फाइनल स्टूडेंट्स. बेटा इंटर वालों के लिए मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ. सीए इंटर वालों के लिए डाल चुका हूँ. CWS CS जो है बेटा उनके लिए भी अगर होस्टेड फाइल मुझे मिलेगी वेबसाइट के ऊपर, CMA की वेबसाइट के ऊपर से, तो मैंने देख लिया. CS वालों को भी मैं देख लूँगा, तो उनके भी मैं आने वाले टाइम में लेक्चर डाल दूंगा या डालने वाला हूँ. क्यों ही समझो आप, 1-2 दिन में वो भी डल जाएंगे. और अभी जो सीरीज चालू कर रहे हैं बेटा वो CA, CWA और CS फाइनल वालों के लिए. लेकिन सर अभी फॉर दिस लेक्चर जो PDF में यूज़ कर रहा हूँ बेटा वो CA इंस्टीट्यूट की है. किसकी है? CA इंस्टीट्यूट की. हालांकि मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा होता है रेदर देन क्वेश्चनबाजी. कि साहब आप CA इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन करा रहे हो तो CWA से क्या लेना देना है? क्यों नहीं लेना देना साहब? आपका सिलेबस सेम है, GST वही है, सेक्शंस वही है, प्रोविजंस वही है. जब सब कुछ वही है तो साहब क्यों नहीं लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है. तो ये MCQs भी बेटा आपके लिए उतने ही मैटर करते हैं जितने आपके इंस्टीट्यूट ने जो रिलीज करें वो करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों जगह GST का वही लिख रहा है. फिर भी मैं इस PDF से भी कराऊंगा. मैं CMA जो इंस्टीट्यूट है उसने जो PDF लॉन्च करी बेटा CA इंटर CA फाइनल वालों के लिए, वहां से भी कराऊंगा. और जो CS इंस्टीट्यूट है बेटा वहां पर अगर मुझे MCQs मिलेंगे तो मैं वहां से भी कराऊंगा. यानी तीनों इंस्टीट्यूट की PDF फाइल्स मैं कवर करके चलूंगा. यानी आपके जो भी इंस्टीट्यूट से आप बिलोंग कर रहे हो बेटा, आप CA हो, CWA हो यानी CMA या फिर CS के स्टूडेंट हो फाइनल लेवल के, तो मैं आपके तीनों इंस्टीट्यूट्स की MCQs की जो भी बुकलेट उन्होंने रिलीज करी है वो यहाँ पर कवर कर चलूंगा. इसके अलावा एक गुड न्यूज़ और है बेटा CMA वाले स्टूडेंट्स के लिए. मैं आपकी वर्क बुक जो होती है इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर, इंटर पे भी और फाइनल पे भी जो वर्क बुक होती है बेटा वो भी कवर करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ. तो बहुत जल्द हो सकता है कि आपको वर्क बुक का एक कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल हो. ठीक है, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. और अब आगे कोई बात नहीं होती साहब, मेन सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं. तीनों इंस्टीट्यूट्स की PDF कवर होगी और वर्क बुक भी बहुत जल्दी कवर होगी CMA स्टूडेंट्स के लिए. तो बेटा फटाफट से चलो RTP CA वालों के लिए सुन लो बेटा, RTP डाल चुका हूँ इंटर वालों की भी, फाइनल वालों की भी, नवंबर 2020 के लिए. और दिसंबर 2020 CWA वालों आपके लिए मेरे को RTP अभी दिखाई नहीं दे रही है आपकी वेबसाइट पे. अगर कोई भी स्टूडेंट CMA का स्टूडेंट मुझे RTP का लिंक भेज सकता है बेटा, दिसंबर अटेम्प्ट में जो RTP आ रही है आपके 2020 दिसंबर 2020 के लिए, उस RTP का बेटा मेरे को लिंक भेज सकता है. तो आप लोगों के लिए भी मैं रिवीजन टेस्ट पेपर के लेक्चर्स बना दूंगा. CA फाइनल और CA इंटर वालों के लिए बना चुका हूं. बस हो गई बहुत सारी बातें. हाँ सर, अब चालू करते हैं बेटा. ये रहा फाइनल कोर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जहां पर 26 और 29 रिवाइज्ड है. देखेंगे 26-29 क्या है. फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 के साथ बेटा अपन चालू यहां पर कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा ये एक स्लॉट सीरीज में नहीं आएगा. थोड़ा सा मुझे इसे जूम आउट करना पड़ेगा. आई डोंट नो, एक सेकेंड. अगर मैं इसे फिक्स टू विड्थ करता हूँ एंड देन आई विल लुक एट दिस, तो होगा कुछ. हाँ, मार्जिन में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए बेटा थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा. आप आई होप बेटा आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक सेकेंड मैं आपके लिए और भी कर सकता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियरिटी आए. ये बहुत है. ठीक है, इसमें बैठ जाएगा मामला. हाँ सर, इसमें मामला बैठ जाएगा. ठीक है, ये बिल्कुल सही है. हाँ सर, चलें आगे. हाँ, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. बेटा ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे से कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. बेटा ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना तो फोकस होना चाहिए कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है. हमेशा ध्यान रखना बेटा, इन शब्दों पे फोकस देना कि साहब वो करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट. बच्चा क्या ना ऑप्शन पढ़ते पढ़ते अपने नॉर्मल बिहेवियर में आ जाता है और करेक्ट उसको दिखने लगते हैं. क्योंकि कभी बच्चा उल्टा सोच के याद नहीं करता, बच्चा हमेशा सीधा सोच के याद करता है. और जो भी बच्चा बेटा सीधा सोच कर याद करता है वो सीधा ऑप्शन पढ़ता है और सही ऑप्शन वाला जो MCQ होता है बेटा उसको टिक कर देता है. ए टिक करेगा वो सही वाला, जबकि पूछा उससे क्या है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है. तो अपन को नीचे ऑप्शंस में कौन सा वाला ऑप्शन चूज करना है बेटा, जो इनकरेक्ट को डिस्प्ले कर रहा है या शो कर रहा है. ठीक है, हाँ सर. तो फोकस विल बी ऑन नॉट, इनकरेक्ट, है ना. ये जो वर्ड्स होते हैं ना बेटा, नॉट, नो, इनएलिजिबल, एलिजिबल नहीं, इनएलिजिबल, इनकरेक्ट, ऐसे वर्डों पे अपन को ज्यादा फोकस देकर ध्यान रखना है कि साहब मेरे से क्वेश्चन में इनएलिजिबल, एलिजिबल नहीं इनएलिजिबल पूछा था, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा था. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं. और ऐसे डेफिनेटली बेटा ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते ही आप आइडिया नहीं लगा सकते साहब ये कहां से. तो ऑप्शंस आपको पढ़ने ही पड़ेंगे साहब कि किन स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है. एन एजेंट सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स. ओके बेटा, एक एजेंट है जो सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल, मतलब जिस पर टैक्स एप्लीकेबल होता है, यानी ये एग्जेम्प्टेड गुड्स नहीं है. ठीक है साहब. ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. ओके सर, खुद नहीं बेच रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पर बेच रहा है. वेयर इनवॉइस इज इशूड इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल.
इज रिक्वायर्ड टू गेट कंपल्सरली रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। बेटा मेरे को सारे बच्चे बताएंगे क्या ये सेक्शन नंबर 24 वाला, क्या ये सेक्शन नंबर 24 वाला एजेंट है क्या? नहीं, क्योंकि बेटा शेड्यूल वन में अपन पढ़ते हैं शेड्यूल वन किसका? जीएसटी का। बेटा वहाँ अपन पढ़ते हैं पराई, क्या पढ़ते हैं? पराई में अपन क्या पढ़ते हैं? PRAI, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस वेयर ITC हैज बीन अवेल्ड। ये होता है बेटा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन या डीम डिस्टिंक्ट। ए से होता है बेटा एजेंसी बिजनेस, आई से होता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। बेटा मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, एजेंसी सर्विस की। और आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं, मैंने ये ऑलरेडी कवर भी करा है, कहाँ पर? अमेंडमेंट लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो मेरा जो ITC वाला अमेंडमेंट लेक्चर है फर्स्ट, बेटा वहाँ पर आप देखोगे या तो ITC वाले में होगा या सप्लाई वाले में होगा। हो सकता है बेटा सप्लाई वाले में हो, हाँ सप्लाई वाले में ही होगा। सप्लाई वाला अमेंडमेंट लेक्चर है, वहाँ पर मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर करा है। एजेंट का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। ध्यान रखना, शेड्यूल वन में वो एजेंट फॉल करता है बेटा जो ऑन नेम से इनवॉइस काटता है, जो खुद के नाम से इनवॉइस काटता है। मतलब प्रिंसिपल से गुड्स आता है, और उसके बाद बेटा वो आगे जब बेचता है, आगे क्या बोला मैंने? इधर से माल आया बेटा, इधर को माल गया। तो जब इधर से माल आया, ये प्रिंसिपल से माल आया, अब इस माल को मैं अपने नाम से आगे बेच रहा हूं, तो ये जो पीछे से सप्लाई हुई ना बेटा, ये सप्लाई है, इसको सप्लाई मानेंगे शेड्यूल वन में विदाउट कंसीडरेशन। प्रिंसिपल से मेरे पास में गुड्स आया, अगर मैं प्रिंसिपल के नाम से ही बेच रहा हूं, खुद अपना कमीशन खाकर अपना जो भी मार्जिन मेरे को मिलता है वो मैं ले लेता हूं, और आगे किसके नाम से बेचता हूं बेटा? प्रिंसिपल के नाम से ही बेचता हूं। जो भी पैसा आता है प्रिंसिपल को लौटा देता हूं, इनवॉइस प्रिंसिपल का ही कटता है। उस केस में मैं शेड्यूल वन वाला सप्लाई नहीं मतलब शेड्यूल वन वाला एजेंट नहीं बनता हूं, और वो पर्टिकुलर सप्लाई वो सप्लाई नहीं बनती है। यानी शेड्यूल वन में कौन सी सप्लाई बनेगी? जब पीछे से गुड्स आएगा और मैं अगर अपने नाम पे बेचूंगा, मैं आगे अपने नाम पे ऑन इनवॉइस पर बेचूंगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर वो साफ साफ बोल रहा है बेटा, आप पढ़ सकते हो कि इन द नेम ऑफ इनवॉइस किसके नाम पे इशू हो रही है बेटा? इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। तो अगर प्रिंसिपल के नाम पर इशू हो रही है तो यहां पर ये शेड्यूल वन में फॉल नहीं करेगा, ठीक है साहब। तो क्या ये स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ये बेटा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिल्कुल। तो उसको क्या गेट कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू गेट, और भाई साहब उसको क्या मतलब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा सेक्शन 24 के अंदर? नहीं, बिल्कुल सही बेटा। आगे आओ, क्या बोला मैंने? पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 51, मतलब ये कि जिन भी लोगों को सेक्शन 51 में टैक्स डिडक्ट करना जरूरी है, वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, आर कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। बेटा ये बात बिल्कुल सही है, भले ही आप रजिस्टर्ड हो चाहे आप रजिस्टर्ड नहीं हो, अगर सेक्शन 51 में आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आया क्या डिडक्ट करने का बेटा? TDS। 52 होता है बेटा TCS का, 51 होता है बेटा TDS का। तो 51 में TDS डिडक्ट करने की अगर ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आती है तो कहीं ना कहीं बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बिना किसी थ्रेशोल्ड के। कोई थ्रेशोल्ड आपको नहीं मिलेगी। तो बेटा ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? बताओ, फटाफट बताओ बेटा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। एवरी पर्सन सप्लाइंग UIDAR सर्विस, बेटा UIDAR इसको प्यार से बोलते हैं ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज। ओके सर, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। बेटा प्रोविजन ये नहीं है, प्रोविजन क्या है? टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। वहां पर क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 24 में क्या लिखा हुआ है? सारे बच्चे बताओ, सेक्शन 24 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 24 में लिखा हुआ है टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन इज कंपल्सरली रिक्वायर्ड। बिल्कुल गलत है बेटा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओरिजिनल में क्या लिखा हुआ है? करेक्ट होता तो क्या होता? करेक्ट होता तो ये होता कि टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। वहां पर ये होता बेटा टू अ पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा बेटा अगर किसी को दिया जाएगा ना तो वो यहां पर कवर होगा। बोलो हाँ के ना? हाँ। तो कोई भी ऐसा इंसान है बेटा अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन की बात अगर होगी तो वो करेक्ट होगा, मतलब अनरजिस्टर्ड को। इसलिए तो बेटा आपको ध्यान है RCM में अपन क्या बोलते थे कि उसको आना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बोलो हाँ। वो क्या होता था? वो होता था नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन। तभी ऐसा होगा जब उसको आना पड़ेगा और टैक्स देना पड़ेगा। सेक्शन 14 भी यही बोलता था, याद करो, IGST एक्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो IGST एक्ट का सेक्शन 14 भी यही बात करता था UIDAR सर्विस के रेस्पेक्ट में। हाँ के ना? हाँ सर। तो ये स्टेटमेंट भी बेटा इनकरेक्ट है। ओके, अगला आ रहा है बेटा स्टेटमेंट पर्सन्स हु सप्लाई सर्विसेज। ठीक है, जो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है अदर देन सप्लाईज, जो बेटा 95 के दूसरी वाली मतलब अलावा, मतलब ओयो, उबर और यूसी क्लैब। क्या बोला मैंने? ओयो, उबर और यूसी क्लैब को छोड़कर जो सर्विसेज हैं 95 में, तो ये तीन ही मेंशन है बेटा। थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS
आर कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी विदाउट एनी थ्रेशोल्ड। बेटा ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं बताओ। बेटा यहाँ लिखा सर्विस, गुड्स नहीं है सर्विस है। और आपको पता होना चाहिए अमेंडमेंट आ गया था जहां पर सप्लाई वालों को, सर्विस वालों को क्या बोला, सप्लाई ऑफ सर्विस वालों को एग्जम्पशन दे दी गई थी। अच्छा सर, हाँ, यानी जो ई कॉमर्स वेबसाइट यानी अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से जो भी इंसान गुड्स बेच रहा है उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इनके थ्रू सर्विस दे रहा हूं, जैसे यूसी क्लैब है, यूसी क्लैब को यहां पर हटा दिया क्योंकि 9(5) को यहां पर कवर नहीं करा। यानी 9(5) के अलावा अगर कोई पोर्टल है बेटा जहां से मैं सर्विस दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, जैसे सीए फर्म है बेटा, सीए फर्म की वेबसाइट है, मैं वहां पर रजिस्टर्ड हूं और मैं किसी को वहां से ऑडिट की सर्विस देता हूं, कंसल्टेंसी की सर्विस देता हूं, तो उस केस के अंदर वो सर्विस भले ही इंटर स्टेट हो बेटा, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इंटर स्टेट सर्विस दी जा सकती है। और अगर मैं ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू दे रहा हूं तो भी मुझे, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रहा हूं जो 52 में टीसीएस काटता है, तो भी मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। सर्विस वालों को अच्छा खासा एग्जाम्पशन दे रखा है। और क्योंकि यहाँ पर सर्विस की बात हो रही है और कह रहा है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो साहब नहीं कराना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट भी गलत है। देखो ये क्या कह रहा है, आर कंपलसरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, ना 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 ना, गलत। हमको आप कंफ्यूज नहीं कर सकते, हम होशियार बच्चे हैं, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट हमें कंफ्यूज नहीं कर सकता था। तो बेटा इनकरेक्ट ही पूछा था और इनकरेक्ट मैंने छांट लिए। बेटा पहला इनकरेक्ट हो गया, ओके सर। बेटा थर्ड इनकरेक्ट हो गया और बेटा आपका फोर्थ, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है। आप ढूंढे इसको, ढूंढो सर, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। बेटा सी ऑप्शन मुझे तो दिख गया, आपको दिख गया? हाँ सर मुझे भी दिख गया, आपको भी दिख गया, मुझे भी दिख गया। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। चले आगे? हाँ सर चलो आगे, आराम से करेंगे, एक एक करेंगे और शानदार तरीके से करेंगे, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, आपको हर चीज़ समझ में आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। मिस्टर लाल, अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। बेटा एक रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी के अंदर, ठीक है, रजिस्टर मतलब इसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। अब वो चाहे वो वॉलंटरी हो, चाहे वो इसने जब वो लाइबल हुआ तब उसने लिया हो, यानी सेक्शन 22 में हो, सेक्शन 24 में हो, उसकी चॉइस है, ठीक है। हाँ सर। वॉज द प्रोपराइटर ऑफ स्पाइस टन रेस्टोरेंट। बेटा वो स्पाइस टन रेस्टोरेंट का क्या है, प्रोपराइटर है, ठीक है। ही डाइड एंड लेफ्ट बिहाइंड हिज वाइफ एंड सन ऑन 15th of August। बेटा 15 अगस्त को बड़े दुख की बात है, बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है दोस्तों कि 15 तारीख वो तारीख थी साहब जिस तारीख को ये नहीं रहे और पीछे साहब इनकी पत्नी और इनका बच्चा छूट गया, ठीक है। हाँ पीछे, बेटा पीछे क्या छोड़ते हैं आप बताओ? पीछे कुछ नहीं छूटता है साहब, कुछ आप साथ में ले जा नहीं सकते हो, मेरे कहने का मतलब है कुछ आप साथ में ले जा नहीं सकते हो, सब कुछ पीछे छूट जाता है। हिज सन वॉन्ट्स टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द डिसीज्ड फादर। अपने पिता का बिजनेस बेटा कंटिन्यू करना चाहता है। बेटा क्या चाहता है? बेटा कंटिन्यू करना चाहता है अपने पिताजी का बिजनेस। जीएसटी कंसल्टेंट ऑफ मेसर्स स्पाइस टन रेस्टोरेंट, क्या बोला मैंने, जो साहब जीएसटी कंसल्टेंट है हमारे स्पाइस टन रेस्टोरेंट के, उन्होंने बेटा ये फॉलोइंग एडवाइस दी उनके बेटे को। हाउ द सन कुड कंटिन्यू, उनका बेटा किस प्रकार कंटिन्यू कर सकता है अपने पापा के बिजनेस को, ठीक है। मेरे से पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? इनकरेक्ट, अब क्या है? करेक्ट। बेटा मजा आएगा, चलते चलो। बस ध्यान, फोकस, मैंने क्या बोला, जिन शब्दों पे मैं आपको फोकस दे रहा हूँ बेटा ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको भी देना है, ठीक है। हाँ सर। इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ। अपन कोई रैपिड बुलेट काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भगाना नहीं है गाड़ी साहब, आपको धीरे धीरे समझाना है, अच्छे से समझाना है। बेटा मैं कहता हूँ कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। अब ज़्यादा स्पीड से पढ़ने के चक्कर में ज़्यादा कवर करोगे, समझेगा कुछ नहीं, और एग्जाम में बेटा जो आया वो भी चला जाएगा, समझे। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम लगाकर कम चीज़ को पढ़ोगे, मैंने क्या बोला, ज़्यादा टाइम लगाकर अगर कम भी पढ़ रहे हो लेकिन अच्छा पढ़ रहे हो, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा पढ़ रहे हो बेटा, वो होती है क्वालिटी। उसमें से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप गलत कर नहीं आओगे। इसलिए मैं बोलता हूँ 100% सिलेबस कवरेज इज बेटर देन 80%। क्या बोला मैंने? 80% इज बेटर देन 100%। मैंने ये बोला, मैंने बोला साहब 80% सिलेबस कवर कर लोगे ना, ये 100% से बेटर है। मेरे सीए फाइनल के अंदर बेटा मैं डीटी डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर सिर्फ मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है शायद 60% ही, 62 आप कह लो 65, इससे ज़्यादा कवरेज मैंने नहीं करी होगी। क्या बोला मैंने? सीए फाइनल डीटी के पेपर में, इनकम टैक्स के पेपर में बेटा बहुत वास्ट सिलेबस होता है। इंटरनेशनल टैक्सेशन अलग होता है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट के ऊपर पूरी एक किताब अलग होती है, और जो मेन हेड्स ऑफ इनकम है उसके ऊपर अलग किताब होती है। तो बहुत वास्ट, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है। मैं सिर्फ 60 to 65% करके गया था एंड आई स्कोर्ड 50+ मार्क्स। नियर अबाउट एग्जाम्शन थी मेरे पास, नियर अबाउट एग्जाम्शन। किसके अंदर साहब? मैं डायरेक्ट टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स लॉस की बात कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स में तो मेरे पास एग्जाम्शन थी, एसएफएम में मेरे पास एग्जाम्शन थी, एफआर में मेरे पास एग्जाम्शन थी, इसका में मेरे पास एग्जाम्शन थी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है कम कवर करो, अच्छा कवर करो, ठीक है। हाँ सर, चले आगे, चलो 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 सर आगे चलो। सर ऑडिट में नहीं थी बेटा, ऑडिट में मेरे पास हाईएस्ट मार्क्स थे इंटर में,
इंटर में, फाइनल में एग्जाम्शन नहीं लगा पाया मैं। इंटर में मेरे पास एडवांस अकाउंट्स के अंदर एफएम के अंदर और आपके पास कौन सा सब्जेक्ट आता है, ऑडिट के अंदर, सब के अंदर मेरे पास एग्जाम्शन थी। चले सर, चलो अपनी तारीफ हो गई, हाँ हो गई, आगे चलो। क्या बोला मैंने बोला इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो, द सन शुड गेट हिमसेल्फ registered under the name and style Messrs Spicetown Restaurant under his own PAN and file form ITC 02। बेटा मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ बेटा दो चीज़ें लग रही है, देखो दो चीज़ें एक साथ यहाँ पर कवर हो रही है। एक तो बेटा उसको खुद को अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बेटा ये 22(3) लग रहा है अपने यहाँ पे, क्या लग रहा है 22(3), ठीक है कि नहीं है। हाँ सर एक बार मेरे को बेयर लॉ से दिखाओ। देखो फाइनल के बच्चों के लिए बेयर लॉ हमेशा मैं ओपन रखता हूँ, हमेशा ओपन रखता हूँ, कभी भी काम आ सकता है। चाहे मैं आरटीपी कवर करूँ, चाहे कुछ भी कवर करूँ बेटा, मैं हमेशा कवर आपके लिए। इंटर वालों के लिए बेटा बेयर लॉ नहीं दिखाते, इंटर वालों को, इंटर वाले छोटे बच्चे होते हैं इसलिए बेयर लॉ से परेशान नहीं करते उनको। अदरवाइज मेरा फाइनल का अगर लेक्चर ले रहा हूँ तो ऑलवेज आपको मिलेगा कि साहब मेरे पास में बेयर लॉ है कि नहीं है साहब। और अभी अपन बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 22 की, तो मैं फटाफट से जंप करके आता हूँ सेक्शन नंबर 22 पे। ये 20 पे आ चुके हैं साहब, 22 पे आने ही वाले हैं। ये मैं 22 पे शायद आ गया बेटा, ठीक है ना। हाँ सर 22 का 3 आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये रहा देखो सब सेक्शन नंबर 3, मैं आपके सामने आपको रीड करवा रहा हूँ। सेक्शन नंबर 22 सब सेक्शन नंबर 3, शानदार तरीके से पढ़ेंगे, मजा आएगा। वेयर अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन अंडर दिस एक्ट इज ट्रांसफर्ड वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और अदरवाइज। क्या बोला, वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन। बेटा अगर पिताजी चले गए तो बेटा बिजनेस को सक्सीड ही तो कर रहा है, तो ऑन सक्सेशन टू अनदर एज अ गोइंग कंसर्न। और बेटा गोइंग कंसर्न, धंधा बंद थोड़ी ना हुआ है, चालू ही धंधा कौन कंटिन्यू कर रहा है, बेटा कंटिन्यू कर रहा है। ओके, द ट्रांसफरी और द सक्सेसर, मतलब जो कंटिन्यू कर रहा है, एज द केस में भी, शेल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर ऑफ सक्सेशन। यानी बेटा बेटे को जो सन है उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अपन ने सही रेफरेंस लिया साहब, बिल्कुल सही रेफरेंस लिया। अपन ने रेफरेंस लिया था किसका, बोलो 22(3) का। और 22(3) बिल्कुल यहाँ पर बेटा सही उतरता है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और यहाँ पर लिखा हुआ बेटा कि देखो उसको अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अपने पैन पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बेटा पैन चेंज हो जाएगा, और बेटा क्योंकि पैन चेंज हो जाएगा तो पुराने पैन पर जितनी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट थी ना, आईटीसी था, वो नए पैन पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाँ सारे बच्चे चिल्ला कर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं साहब कि यहाँ पर सेक्शन नंबर 18 लग रहा है। और 18 का कौन सा सबसेक्शन लग रहा है, बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, 18 का लग रहा है 3। चलो सर दिखाओ, चलो सर देखते हैं, ये भी देखते हैं, और वहीं से मैं आपको रेफर करके पढ़ाता हूँ। बेटा एमसीक्यू में अगर मैं आंसर देखकर भाग जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। बेटा आंसर इंस्टीट्यूट ने भी दे रखा होता है, तो आंसर तो आप 1 मिनट में देख लोगे। फिर ये लेक्चर बनाने का पर्पस नहीं है दोस्त, लेक्चर बनाने का पर्पस है समझाना एकदम एक्यूरेटली आपको कि साहब कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। तो वो चीज़ जब तक मैं आपको नहीं दूंगा ना तब तक मुझे मज़ा नहीं आएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्त आपके पास सेक्शन नंबर 18 की। तो एक वाइड जंप लें साहब, हाँ आ जाओ। सेक्शन नंबर 18 आईटीसी से रिलेटेड सेक्शन है। हाँ सर आईटीसी से रिलेटेड सेक्शन है, ये रहा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ही चल रहा है। एक बार देखें सेक्शन कौन सा चल रहा है मालिक, ये सेक्शन चल रहा है 17, यानी आने वाला है सर 18, थोड़ा सा नीचे 18 आपको मिल जाएगा। ये रहा बेटा सेक्शन नंबर 18, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। और ये सबसेक्शन 1 है, इसका पता है बेटा, डी 4 क्लॉजेज हैं। उसके बाद सबसेक्शन नंबर 2 है, उसके बाद सबसेक्शन 3 है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पढ़ो क्या लिखा है, यही बोला था अपन ने। हाँ सर, वेयर देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ सेल, डीमर्जर, मर्जर, लीज, ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस विद स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी, द सेड रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी अलाउड टू ट्रांसफर। क्या बोला, शैल बी allowed, the said registered person shall be allowed to transfer the input tax credit which remain unutilized in his electronic credit ledger to the, जो नई एंटिटी है बेटा उसको, यानी पापा के पैन नंबर पे पापा के पैन नंबर पे जितना भी आईटी से था वो सन के पैन नंबर पे ट्रांसफर हो जाएगा, वो सन के पैन नंबर में ट्रांसफर हो जाएगा एज में भी प्रिस्क्राइब। बेटा ये प्रिस्क्राइब आपको रूल 41 में मिलेगा, आपको ये प्रिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा बेटा, रूल 41 में। और रूल 41 में बेटा दे रखा है आईटीसी 02, क्या दे रखा है, ITC 02, और यही बेटा आपके ऑप्शन में आपको मिलता है। हाँ क्या ना, रूल 41 में आपको ITC 02 मिलेगा। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, रूल में नहीं जाएंगे, ITC 02 आपको मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हालांकि दूसरे स्टेटमेंट फिर भी अपन पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनका क्या यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन, द सन कैन गेट रजिस्टर्ड, द सन कैन गेट द ऑथराइज सिग्नेटरी चेंज्ड बाय अप्रोचिंग टू द प्रॉपर ऑफिसर एंड कंटिन्यू। बेटा ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बनकर आप बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, एक वैलिड पैन नंबर होना चाहिए, और जो डिसीज्ड होता है बेटा उसका पैन नंबर डीएक्टिवेट कर दिया जाता है।
क्या बोला मैंने, उसका पैन नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो नया पैन होना चाहिए जिससे काम किया जा सके। द सन शुड क्लोज द ओल्ड फर्म, स्टार्ट न्यू बिजनेस अंडर डिफरेंट नेम। बेटा ये बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सक्सेशन की बात हो रही है। वॉन्ट्स टू कंटिन्यू द बिजनेस, तो अगर कंटिन्यू करने की बात हो रही है तो फिर पुराना धंधा बंद करके नए धंधे बात करने वाला ऑप्शन आ कहाँ से गया? ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही नहीं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बेटा कि पुराने बिजनेस को ही कंटिन्यू करना है। तो अगर पुराने को ही कंटिन्यू करना है तो फिर बंद करने की बात कहां से आ गई? द सन शुड डू द बिजनेस एज हिज मदर एज अ न्यू प्रोपराइटर ऑफ दिस स्पाइसटन रेस्टोरेंट एंड सन शुड एक्ट एज अ मैनेजर। बेटा ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन मेरे को कहते हैं ना कि बेस्ट चूज करना होता है, बेस्ट ऑफ द अमंग, जो भी दे रखे हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। बेटा यहाँ पर मुझे ITC 02 से रिलेटेड बात कर रखी है और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात कर रखी है, तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन से मच बेटर है, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। और ये तो बेटा बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बनकर बेटा पैन नंबर नहीं आ पाएगा, कहीं ना कहीं पैन नंबर से रजिस्ट्रेशन नया वाला कराना पड़ेगा। इसी के साथ बेटा अपना ये MCQ भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोनों को मैंने आपको बेयर लॉ से रेफर कराया। अपने पास जो सेक्शन नंबर 22 सब सेक्शन नंबर 3 था वो भी, और अपने पास में जो सेक्शन नंबर 18 था वो भी। आगे चलें, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है बेटा, देखो ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हाँ, छुपा दो। मैसर्स रमन प्लास्टिक्स इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लास्टिक टॉयज। बेटा रमन प्लास्टिक्स है और ये प्लास्टिक टॉयज का मैन्युफैक्चरर है। इट इज रजिस्टर्ड अंडर GST इन शिमला, हिमाचल प्रदेश। सर HP में रजिस्टर्ड है, कहाँ रजिस्टर्ड है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड है, और प्लास्टिक टॉयज बेटा बना रहे हैं। इट प्रोक्यूर्स रॉ मटेरियल फ्रॉम पंजाब। बेटा रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं? पंजाब से लाते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल इट परचेज्ड मटीरियल ऑफ ₹35 लाख एंड पेड IGST देयरऑन ऑफ 6.3 lakhs। ठीक है, अप्रैल के महीने में बेटा क्या खरीदा? मटेरियल परचेस करा 35 लाख का, और उस पर 6.3 लाख का क्या बन गया? मतलब 6,30,000 का क्या बन गया? आपके पास ITC बन गया, मतलब कि क्रेडिट मिल गया। इट सप्लाइड 30% ऑफ इट्स प्रोडक्शन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड 70% ऑफ इट्स प्रोडक्शन वॉज सप्लाइड टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 0.1। याद करो बेटा, ये शायद मेरे हिसाब से पिछले बार वाला अमेंडमेंट है, पिछली बार वाला अमेंडमेंट है, जहां पर मर्चेंट एक्सपोर्टर, बिल्कुल सही कहा दोस्त, ये देखो 0.05 प्लस 0.05% वाला रेट है। याद करो, जहां पर कुछ कंडीशंस थी, एक नोटिफिकेशन आया था, और उन कंडीशंस के थ्रू अगर बेचते हो तो सिर्फ और सिर्फ 0.1%, जिसमें मेन कंडीशन क्या थी कि इधर से सीधा पोर्ट पे जाना चाहिए, सीधा पोर्ट पे, इधर उधर इंडिया के अंदर कहीं नहीं घूमना चाहिए। आपने जिसको बेचा उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। आपने बेचा, ठीक है, जाना, ट्रांसपोर्टेशन सीधा पोर्ट पे होना चाहिए गुड्स का, और पोर्ट से सीधा फिर एक्सपोर्ट। समझे सर? ये मेन कंडीशन थी उस नोटिफिकेशन की, जिसके अंदर 0.1% का रेट दिया था। फिलहाल मेरी ये तो मैंने समझा दिया साहब, जो बात आई वो फिलहाल क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है वो देखना जरूरी है। ठीक है, मर्चेंट एक्सपोर्टर को बेचा बेटा इतने में, तो 70% माल में बेटा मर्चेंट एक्सपोर्टर को देकर एक्सपोर्ट कराता हूँ, और 30% माल में जम्मू एंड कश्मीर में डोमेस्टिकली, मतलब इंडिया के अंदर ही सोल्ड करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है द रिटर्न्स for the month of April was duly filed in time, that is within the due date of 20th मई। बेटा 3B की बात यहाँ पर हो रही है। जो रिटर्न है बेटा अप्रैल महीने का, वो कब फाइल होता है बताओ? अप्रैल के बाद मई, तो मई की 20 तारीख। आप अच्छे से जानते हो? हाँ सर, मई की 20 तारीख। फिलहाल इसमें मैं कहूँगा बेटा कि आप ये कह सकते हो कि अभी ऐसा कुछ 20 मई फिक्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है 5 करोड़ वाला कॉन्सेप्ट आ चुका है प्रैक्टिकली। आपके लिए अमेंडमेंट नहीं है वो, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 5 करोड़ वाला, 5 करोड़ से ऊपर जिनका है उनके लिए 20 मई, अभी भी 20 मई ही है। क्या बोला मैंने? अभी भी 20 मई ही है। लेकिन जिनका टर्नओवर बेटा 5 करोड़ से कम है, उनको 2 स्टेट वाइज कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और उनके लिए अकॉर्डिंगली उन्होंने डेट वहाँ पर नोटिफिकेशन में दे रखी है, एक्सटेंड करके दे रखी है थोड़ी। तो फिलहाल मैं उसकी बात अभी यहाँ नहीं करूँगा, मैंने फिर भी हल्का सा आपको हिंट दे दिया कि 20 मई जो है वो वहीं लगेगी साहब जहाँ पर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। तो अगले महीने की जो 20 तारीख होगी वहाँ पर आपको रिटर्न भरकर चलना पड़ेगा। आगे देखें बेटा क्या लिखा हुआ है। हाँ, द लास्ट डेट अप टू विच द टैक्स पेयर कैन क्लेम रिफंड, बेटा रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। सेक्शन नंबर 54 रिफंड की बात हो रही है, और सारे बच्चे बहुत अच्छे से बताएंगे साहब कि सेक्शन 54 की जो एक्सप्लेनेशन है मेरे भाई, जिसके अंदर रेलिवेंट डेट की बात की गई है। क्या बात की गई है? रेलिवेंट डेट की। उस एक्सप्लेनेशन के अंदर रेलिवेंट डेट एक्सप्लेन की गई है साहब, किन किन केसेस में रेलिवेंट डेट कहां से अपन को काउंट करनी है। सेक्शन 54(1) क्या बोलता है पहले ये बताओ बेटा? सेक्शन 54(1) बोलता है 2 साल, 2 ईयर्स फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। कब से बेटा? रेलिवेंट डेट से 2 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन रिफंड की लग जानी चाहिए। मुद्दे की बात है रेलिवेंट डेट क्या है बेटा? रेलिवेंट डेट केस वाइज एक्सप्लेनेशन में समझाई हुई कि भाई ये केस होगा तो ये होगी, ये केस होगा तो ये होगी। हमारा केस किसका बेटा? हमारा केस है अनयूटिलाइज्ड ITC का,
यूटिलाइज्ड अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का, और बेटा 54(3) में फॉल करता है। कहाँ फॉल करता है? सेक्शन नंबर 54 सबसेक्शन नंबर 3 में फॉल करता है, जहां पर दो तरीके होते हैं, एक होता है जीरो रेटेड सप्लाई और एक होता है बेटा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ओके अच्छा सर, यानी 54(3) में अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट बचेगा तो 2 करोड़ से बच सकता है। या तो मेरी डायरेक्ट एक्सपोर्ट है, तो पीछे से बेटा जितना भी टैक्स देकर आया सब बेकार, तो इसका मेरे को क्या, ये आउटपुट लायबिलिटी जीरो होगी ना, तो सब बेकार हो गया, तो पूरे का रिफंड मिल जाएगा। दिस इज द केस नंबर 1। और दूसरा बेटा कि पीछे से रेट तो लग कर आया और आगे आउटपुट लायबिलिटी भी बनी, लेकिन आउटपुट लायबिलिटी बनी बहुत कम और रेट लग कर आया बहुत ज़्यादा। क्योंकि बेटा देखो अपने क्वेश्चन में ये तो हो रहा है, आप जो टैक्स देकर आ रहे हो कितना देकर आ रहे हो? 6.3 लाख, 35 लाख के ऊपर 6.3 लाख। एक सेकेंड अगर मैं कैलकुलेटर से बेटा आपको सॉल्व करके बताऊं तो देखो ये आता है 6.3 डिवाइडेड बाय 35%, 18% बेटा, 18%। तो रेट पीछे से कितना लग कर आ रहा है मेरे मालिक? पीछे से जो रेट लेकर आ रहा है वो 18% का आ रहा है। सर कैसे निकाला आपने? बेटा टोटल क्रेडिट जो था वो डिवाइडेड बाय कितने माल पर लगा वो, ठीक है, तो इसको आप करोगे तो ये आपका पास आएगा 18%। कितना आएगा? 18%। लेकिन आगे मेरी आउटपुट लायबिलिटी कितनी बन रही है? मैं नहीं कह रहा हूँ पूरी की पूरी, बेटा यहाँ तो बन रही होगी जम्मू एंड कश्मीर में, नो डाउट, वहाँ हो सकता है आगे भी 18% ही लग रहा हूँ, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। और हालांकि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो हो सकता है बेटा आगे ज़्यादा रेट लग रहा हो, कम रेट लग रहा हो, ऐसे केस में भी वो फिनिश गुड्स पे डिपेंड करेगा, फिनिश गुड्स पे क्या रेट है। मैं मेरा रॉ मटेरियल जो खरीद के ला रहा हूँ उस पर 18% का रेट है, तो फिनिश गुड्स पे हालांकि एक 70% जो माल है बेटा वो तो IDS में कवर हो गया ना बेटा। देखो मैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो मर्चेंट एक्सपोर्टर को दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ रेट कितना लग रहा है? वहाँ रेट लग रहा है मालिक सिर्फ और सिर्फ 0.1%। और जब रेट मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ 0.1% लग रहा है तो आप सब मुझे ईमानदारी से बताओ साहब, आउटपुट लायबिलिटी कितनी कम बनेगी? सब बहुत कम बनेगी। लेकिन आप पीछे से 18% से टैक्स देकर आ गए, IDS का केस बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और बेटा IDS का केस बनेगा तो ध्यान रखना, वहाँ पर लिखा हुआ है साहब, वहाँ अमेंडमेंट आ चुका है, वहाँ अमेंडमेंट आ चुका है, और ये अमेंडमेंट अभी का नहीं साहब, पहले ही आ चुका था। और वहाँ आ चुका है बेटा कि टैक्स भरने की जो भी ड्यू डेट है, जिस टैक्स पीरियड के लिए आप रिफंड क्लेम कर रहे हो उस टैक्स पीरियड की ड्यू डेट से 2 साल, क्या बोला मैंने? जिस टैक्स पीरियड के लिए आप रिफंड क्लेम कर रहे हो उस टैक्स पीरियड की ड्यू डेट से 2 साल मुझे वहां पकड़कर चलना है कि नहीं चलना है? चलना है। और बेटा उसी तरह से आप देखोगे तो मेरा टैक्स पीरियड है अप्रैल। टैक्स पीरियड बेटा वो पीरियड होता है जिस पीरियड के लिए रिफंड क्लेम कर रहे हैं। तो यहां मैं किस पीरियड के लिए रिफंड क्लेम कर रहा हूं मालिक? अप्रैल के लिए। और भाई साहब अगर मैं अप्रैल के लिए रिफंड क्लेम कर रहा हूं तो अप्रैल की ड्यू डेट आती है बेटा 20 मई। और क्या मैंने रिटर्न टाइम पे फाइल कर रखा है? हाँ। तो बेटा 20 मई से 2 साल, 20 मई से +2 ईयर्स। बेटा यहाँ पर अपना आंसर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और मेरे सारे बच्चे बताएंगे उनको समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा लगता है ना भाई? सुनो, अच्छा लगता है ना तो कमेंट करने में पैसे नहीं लगते हैं, समझ रहे हो? कमेंट करने में पैसे नहीं लगते, तो कमेंट कर दिया करो दोस्तों यार, ऐसा मत किया करो। चलो ऑप्शन देखे साहब, 20 मई से 2 साल, 20 मई, 20 मई, ये रहा बेटा 20 मई से 2 साल। सर रेड पेन से नहीं, ब्लैक पेन से आ जाओ। ठीक है, हाँ सर, आगे चले, आगे चलो। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। देखो मैं आपको दिखा दूं। हाँ सर दिखाओ, कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ओके चलो, मेसर्स जॉली एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड इज एन ऑथराइज्ड डीलर ऑफ बेटा, यानी ये कंपनी है और ये डीलर है। ओके, ये है कंपनी और ये है डीलर अंकल, ये है डीलर अंकल। डीलर अंकल का नाम है जॉली इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपनी का नाम है जीजी माइक्रो लिमिटेड। मजे की बात, दोनों कंपनीज हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक, क्योंकि पब्लिक के आगे सिर्फ लिमिटेड लगता है बेटा और प्राइवेट के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगता है। ये तो 12th क्लास में पढ़ के आ जाते हैं यार। लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। ओके, इज एन ऑथराइज्ड। ओके, मतलब बेटा जीजी माइक्रो कहाँ लोकेटेड है और रजिस्टर्ड है बेटा? यूपी। कहाँ रजिस्टर्ड है बोलो? यूपी। बेटा यूपी बोल रहा हूँ, यूके नहीं बोल रहा हूँ ना। यूके मीन्स उत्तराखंड और यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। इट हैज़ सोल्ड फॉलोइंग आइटम्स टू मिस्टर राकेश अ कंज्यूमर। साहब उस डिस्ट्रीब्यूटर ने एक कंज्यूमर को क्या बेचा? बोलो क्या बेचा? माल बेचा। रेफ्रिजरेटर बेटा 500 लीटर का, क्या बात है, 500 लीटर का रेफ्रिजरेटर, 18% का रेट 40,000 रुपये। स्टेबलाइजर बेचा बेटा 5,000 रुपये का, 12% का रेट। एलईडी टेलीविजन 42 इंच का, क्या बात है यार, 42 इंच का एलईडी टेलीविजन 12% की रेट से 30,000। बेटा ये तो पीछे नहीं देखेगा, घर पे जाके लग रहा है मेरे को। 42 इंच का, क्या बात है। किसका है बेटा? सोनी का है। सोनी का तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। नहीं, स्प्लिट एयर कंडीशनर बेटा 2 टन का, 2 टन। अरे वाह, एसी, ठंडी ठंडी हवा, वो भी 2 टन। सही बेटा, ऑफिस होगा बड़ा बड़ा। 28% की रेट से बेटा कितना? बोलो बोलो, साथ में बोलो यार, मजे करते चलो। 35,000। स्टेबलाइजर फॉर एयर कंडीशनर ऑफ टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12%, एट द रेट ऑफ 12%, कितना? 5,000 रुपीज़। ओके, एंड टोटल वैल्यू बेटा 1,15,000, 1,15,000। बोलो कोई दिक्कत है क्या?
फटाफट सारे अच्छे बच्चे बताएंगे सब। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर, ये तो डिस्क्रिप्शन दिया है इसने, केवल पर्टिकुलर्स दिए हैं कि साहब कौन कौन सा गुड्स खरीदा है और कौन कौन सा गुड्स बेचा है। एज सच कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हाँ आगे पढ़ो। मैसर्स जोली एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड हैज़ गिवन अ सिंगल इनवॉइस इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम सेपरेटली, क्या बोला मैंने? इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम सेपरेटली। सर सिंगल प्राइस है क्या? सिंगल प्राइस है क्या? नहीं। टू मिस्टर राकेश हैज गिवन अ सिंगल चेक ऑफ ₹1 lakh फॉर ऑल द आइटम्स एज अ कंपोजिट डिस्काउंटेड प्राइस। सब पैसा बना 1,15,000 था। उसने कहा यार इतना माल खरीदा तेरे से है, इतनी महंगी चीज़ें, स्टेबलाइजर खरीद रहा हूँ 2-2 के लिए, रेफ्रिजरेटर खरीद रहा हूँ, एसी खरीद रहा हूँ, यार क्या बात कर रहा है, 42 इंच का LED टेलीविजन खरीद रहा हूँ, मेरे लिए तो 15,000 रुपये कम नहीं करेगा, अगली बार फिर आऊँगा ये सारा माल खरीद के जाऊँगा। तो साहब जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अंकल थे जोली इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने कहा नहीं यार बात तो सही है, चल बेटा 15,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो नेट पेमेंट उन्होंने कितना कर दिया बेटा? 1 लाख रुपीज़ का नेट पेमेंट कर दिया। क्या ये 15,000 बेटा लेस होगा कि नहीं होगा? पहला सवाल तो ये है जो मैं पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये 15,000 लेस होगा? सारे बच्चे बोलेंगे हाँ होगा, क्योंकि बेटा ये वो वाला डिस्काउंट है जो कहाँ दिया गया है, सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 3 क्लॉज ए। ये एट द टाइम और बिफोर सप्लाई वाला डिस्काउंट है, एट द टाइम और बिफोर सप्लाई वाला डिस्काउंट है। 15(3)(a पूरा का पूरा लेक्चर बनाकर दिया है डिस्काउंट के ऊपर आपको, और बहुत डिटेल में पूरा डिस्काउंट कॉन्सेप्ट 15(3)(a 15(3)(b विद एग्जांपल एंड इंटीग्रेटेड केस स्टडी के साथ सॉल्व करवाया है। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा हमेशा की तरह। और कहाँ मिलेगा साहब? पूछ रहे कहाँ मिलेगा? अरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इधर आओ। स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई एंड द टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन द सेम। तो बेटा ये तो मेरे से सिंपल पूछ रहे टाइप ऑफ सप्लाई और उसका रेट कौन सा लगेगा। ऑप्शन देखें बेटा, ऑप्शन में बोल रहा है, बिना ऑप्शन देखे तो कैसे बता सकता हूँ, है ना? हाँ सर बात तो सही है। कंपोजिट सप्लाई हाईएस्ट रेट कितना होना चाहिए सर? एप्लीकेबल टू स्प्लिट एयर कंडीशनर 28%। बेटा एक बात हो, कंपोजिट सप्लाई में हाईएस्ट रेट लगता है कि प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगता है? ऑप्शन देखते काट दो, बकवास ऑप्शन है, ऑप्शन ही अच्छे से नहीं बनाया साहब। यहाँ तो मैं कहूँगा जिसने क्वेश्चन बनाया ऑप्शन ही अच्छे से नहीं बनाया। बेटा कंपोजिट सप्लाई में हाईएस्ट रेट लगता ही नहीं है। जो बच्चा सेक्शन 8 पढ़ चुका है CGST एक्ट का, दैट इज योर कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई, साफ साफ लिखो बेटा कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल रेट का पूरी वैल्यू पे प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगता है, प्रिंसिपल सप्लाई का यानी जो मेन सप्लाई होती है, और मिक्स्ड सप्लाई के अंदर हाईएस्ट का लगता है। तो बेटा यहाँ कंपोजिट के साथ हाईएस्ट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं। आगे चले सर? हाँ आगे चलो। दूसरा आ रहा है बेटा मिक्स्ड सप्लाई। क्या आ रहा है? मिक्स्ड सप्लाई हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल टू स्प्लिट एयर कंडीशनर। मुझे बताओ साहब सबके लिए सिंगल प्राइस लिए कि सेपरेटली है? सर सेपरेटली है, हर आइटम का प्राइस सेपरेटली मेंशन किया गया है। ऐसा नहीं है साहब कि ये सब इतने रुपए में, ऐसा है क्या कि साहब ये सब इतने रुपए में, साहब ये सब आपको 1,15,000 का दे रहे हैं, ऐसा बोला नहीं। उसने हर एक की प्राइस बेटा अलग अलग इंडिकेट करी है। अगर नहीं करी होती और सिर्फ ये बोला होता साहब सब कुछ 1,15,000 तो ये ऑप्शन सही हो जाता, फिर ये ऑप्शन सही हो जाता बेटा, मिक्स सप्लाई बन जाता। बट यहाँ क्योंकि सिंगल प्राइस का कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्त, सबकी प्राइस अलग अलग मेंशन है, तो मैं बी ऑप्शन को भी करेक्ट ऑप्शन नहीं बोल सकता। सप्लाई अदर देन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल। बेटा मैं एक बात हूँ, मैं जब मिक्स्ड सप्लाई बन ही नहीं रहा तो हाईएस्ट रेट ये कह रहा है अदर देन कंपोजिट एंड मिक्स्ड, फिर भी हाईएस्ट लगेगा। अरे फिर क्यों हाईएस्ट लगेगा साहब? जब मिक्स्ड है ही नहीं तो फिर क्यों हाईएस्ट लगेगा? ये ऑप्शन भी गलत है बेटा। सप्लाई अदर देन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई रेस्पेक्टिव टैक्स रेट एप्लीकेबल टू ईच आइटम, बिल्कुल सही जवाब। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सर कैसे बोल सकते हो? एक बात हो, सुनो मेरी बात को, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्यों है बेटा? वो इसलिए है क्योंकि आप एक दुकान पे गए और आपने बोला साहब मुझे कपड़े खरीदने हैं साहब। आपने 2 शर्ट खरीदे अलग अलग तरीके, 2 टी-शर्ट खरीदे, 2 जीन्स खरीदी। बेटा सबकी रेट अलग अलग थी, उसने इनवॉइस बना के दिया, सबकी रेट अलग अलग लगा के दी, तो बेटा GST भी तो उस हिसाब से लगाएगा ना। चलो यहाँ तो आप बोलोगे साहब कपड़ों पे एक ही रेट होगा। मैं कहता हूँ बेटा फिर से इसी तरीके से बेटा आप दुकान पे गए और आपने अलग अलग चीज़ें खरीदी और सब पे अलग अलग रेट था। आपने टीवी खरीद लिया, आपने स्टेबलाइजर खरीद लिया, आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम मोबाइल फ़ोन खरीद लिया, है ना, आपने और भी कुछ खरीद लिया। तो बेटा तो अलग अलग सर्विस, एक इंसान से मैं 10 चीज़ें नहीं खरीद सकता क्या? मतलब ये तो वाली बात होगी साहब कि अगर मैं किसी एक इंसान से 10 चीज़ खरीद रहा हूँ तो या तो वो कंपोजिट होगा या तो वो मिक्सड होगा। अरे क्यों? अरे कंपोजिट और मिक्स तो समझाने के लिए दिया साहब एक्ट के अंदर। एक सिचुएशन तीसरी भी होती है, हालांकि मैं अपने लेक्चर्स और अपने डायग्राम्स में शानदार तरीके से समझाता हूं। मेरे सारे ग्रुप के बच्चों को ये कॉन्सेप्ट मैंने रटा दिया जो GST पे ऐड है। मेरे GST ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है साहब, जितने भी बच्चे ऐड है उनको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ IDT ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस के थ्रू। हालांकि IDT ब्रेन स्टॉर्मिंग सीरीज यूट्यूब पर अभी तक मैं नहीं लेकर आया हूँ, हालांकि हो सकता है मैं बहुत जल्द वो सीरीज भी आपको यूट्यूब पर अवेलेबल कराऊँ। बट अभी तक जितने भी बच्चे मेरे ग्रुप में ऐड है साहब उनको मैं वहाँ पर बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करा चुका हूँ। और वहाँ पर मैंने ये चीज़ समझाई थी साहब 3 चीज़ें होती हैं, कंपोजिट, मिक्स्ड
और तीसरी होती है बेटा जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल। क्या बोला मैंने? कंपोजिट, मिक्स्ड और इंडिविजुअल। इधर, हाँ ये देखो इधर क्या बोला? कंपोजिट, मिक्स्ड और इंडिविजुअल। ना कंपोजिट है ना मिक्स्ड है साहब, इंडिविजुअल है ना। अलग अलग सप्लाई है, अलग अलग नहीं हो सकती क्या? एक इंसान से 10 माल खरीदूंगा तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो कंपोजिट बना दोगे या फिक्स्ड या मिक्स्ड बना दोगे। अरे क्यों बना दोगे साहब जबरदस्ती? नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी मत होना। ये बहुत कंफ्यूज करने के लिए बनाया हुआ ही क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस पर टाइम दिया आपको ये समझाने के लिए कि साहब एक दुकानदार से मैं 4 चीजें खरीद रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं है 4 चीजें कंपोजिट या मिक्स्ड ही बनेगी। वो 4 चीजें अलग अलग भी बन सकती है। हाँ यार, ऐसा होता ही है ना। जब अपन क्रिकेट का सामान खरीदने जाते हैं तो साथ में बैडमिंटन का वो भी खरीद लिया, बैट है ना, रैकेट, बैडमिंटन का रैकेट भी खरीद लिया साहब, क्रिकेट की बॉल भी खरीद ली, पैड भी खरीद लिया, हेलमेट भी खरीद लिया। हो सकता है बेटा सब अलग अलग रेट हो, तो मिक्स्ड सप्लाई बना दोगे? अरे भाई सबका रेट अलग है, सबका टैक्स का रेट अलग है, सब अलग अलग है, तो अलग अलग ही सप्लाई लगकर चलेगी। आगे चलते हैं बेटा और बोलते हैं मेसर्स राधिका ट्रेवलर्स प्राइवेट लिमिटेड परचेस्ड अ बस चेजेस। बेटा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फ्रॉम ज्योति मोटर्स लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 80 लाख। बस चीज खरीदी साहब, महंगी तो आएगी। तो बेटा राधिका प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है ट्रेवलर्स, और उन्होंने ज्योति जी से, किससे? ज्योति जी से बेटा 80 लाख की कंसिडरेशन में 1 अगस्त को क्या खरीदी है? बस चेज खरीदी है। राधिका ने बेटा इस बस चेज को भेज दिया, सेंड बस चेजेस, किसको? बॉडी बिल्डिंग बनवाने के लिए हनुमंत फैब्रिकेटर्स को, और एडवांस दे दिया। टोटल कंसिडरेशन पूरा का पूरा पैसा ही एडवांस दे दिया साहब, पेड इन एडवांस द टोटल कंसिडरेशन ऑफ 25 लाख। तो जितना भी बेटा बॉडी बनाने का काम था उसका 25 लाख रुपया बनता था, और 25 लाख रुपया इन्होंने पूरा का पूरा एडवांस दे दिया 10 अगस्त को साहब। बेटा 10 अगस्त को सारे बच्चे बताएंगे क्या 66/2017, सारे बच्चे बताएंगे क्या 66/2017 नोटिफिकेशन जो था बेटा, क्या वो सर्विस पे लगता है? क्या वो सर्विस के केस में लगता है? सारे बच्चे बताएंगे साहब बिल्कुल नहीं लगता है। यानी सिर्फ और सिर्फ गुड्स के रेस्पेक्ट में ही एडवांस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विस के रेस्पेक्ट में अगर एडवांस आएगा तो दोस्त जीएसटी लगेगा। ये चीज यहां पर फीड कर लो। क्या कर लो बेटा? फीड कर लो। सर लिखवा दो एक बार। क्या बोला मैंने साहब बोला कि जीएसटी ऑन एडवांस। क्या बोला? जीएसटी ऑन एडवांस। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। अगर गुड्स है जीएसटी ऑन एडवांस, अगर गुड्स पे एडवांस है बेटा, किस पर एडवांस है? गुड्स पर जीएसटी नहीं लगेगा, टाइम ऑफ सप्लाई ही नहीं निकलेगा। लेकिन अगर बेटा सर्विस पर है, क्या बोला मैंने? अगर सर्विस पर है तो बेटा यहाँ पर 100% जीएसटी लगेगा। मतलब सर्विस के केस में बेटा एडवांस पे भी जीएसटी लगेगा। बोलो गलत बोला कि सही बोला मैं? बिल्कुल सर आप सही बोले, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो नहीं सर। आगे चले, आगे चलो। मेसर्स हनुमंत फैब्रिकेटर आफ्टर कंप्लीटिंग द बस बॉडी बिल्डिंग इन्फॉर्म राधिका ट्रेवलर्स कि भाई आप आके इंस्पेक्शन कर लो। कब? 1 सितंबर को। राधिका ने विजिट करा सर वर्कशॉप को 7 सितंबर को, एंड कन्फर्म्ड, और कन्फर्म करा कि बस बॉडी जो है साहब वो बिल्कुल और बिल्कुल सही बनी हुई है, वॉज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हनुमंत फैब्रिकेटर बेटा इनवॉइस रेस करता है। कब रेस करता है? 25 लाख की जो एडवांस आया था उसके रिस्पेक्ट में इनवॉइस कब रेस करी? देखो एडवांस के रिस्पेक्ट में इनवॉइस कब रेस हो रही है? 15 सितंबर को। और बस बॉडी अनलॉन्ग विद इनवॉइस बेटा 16 सितंबर को उसने सप्लाई कर दी बस चेजेस। यानी 15 सितंबर को इनवॉइस रेज कर चुका है, और उसके बाद उस इनवॉइस को बस में रखकर, उस इनवॉइस को बस की बॉडी में रखकर 16 सितंबर को वो रवाना कर देता है। मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल है साहब, स्टेट द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस फॉर सप्लाई मेड बाय हनुमंत फैब्रिकेटर आउट ऑफ द चॉइसेस गिवन बिलो। बेटा यहाँ पर बात हो रही है किसकी? आपने नोट कर लिया जीएसटी ऑन एडवांस वाला? फोटो खींच लो इसकी या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है सर ले लिया। इससे ज़्यादा टाइम लगेगा पॉज कर लेना, ठीक है? मैं छोड़ देता हूँ। लो अब ले लो। ले लिया? हाँ सर ये लो बेटा, मैं इसको हटा देता हूँ। अब मेरी बात को सुनना। मैंने बोला मैं हनुमंत फैब्रिकेटर की बात कर रहा हूँ। हनुमंत फैब्रिकेटर, ठीक है? इसने बेटा सर्विस दी। इसने बेटा क्या दी? सर्विस। किसको दी बताओ? इन्होंने सर्विस दी बेटा अपने 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 राधिका जी को। किसको? राधिका को, ठीक है? राधिका जो भी है बेटा ट्रेवलर लिमिटेड है, ठीक है? हाँ सर ये सर्विस दी। इस सर्विस के बदले बेटा एडवांस कब आया था? एडवांस 10 अगस्त को। कब आया बेटा? 10 अगस्त को। देखो ये दे रखा है यहाँ पे, दिख रहा है ऊपर कोने में बेटा, ऊपर ही ऊपर कोने में 10 अगस्त को। बेटा मुझे बताओ क्या अभी मैंने समझाया था क्या एडवांस पे जीएसटी लगता है? हाँ। और बेटा पूरा का पूरा कंसिडरेशन ही एडवांस है। अलग अलग होता तो अलग अलग टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाता। मैं मना नहीं करता हूँ, बिल्कुल मना नहीं करता हूँ। अलग अलग होता बेटा, बिल्कुल अलग अलग टाइम ऑफ सप्लाई निकलता। आपकी क्वेरी बिल्कुल सही है। अगर आधा एडवांस होता तो एडवांस पे अलग से टाइम ऑफ सप्लाई निकलता, और बाद में बचे हुए का पेमेंट बाद में होता बेटा सप्लाई होने के बाद में, तो उसका अलग से टाइम ऑफ सप्लाई निकलता। इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पर तो एडवांस पे जीएसटी लगा देते हैं, बट बेटा इस केस के अंदर तो पूरा का पूरा ही एडवांस है। मतलब पूरा का पूरा ही एक साथ एडवांस पे दे दिया। तो मेरे भाई बताओ क्या होगा? सर ये होगा कि पूरे ही एडवांस पे
टाइम ऑफ सप्लाई एक साथ उसी वक्त निकल जाएगा। यानी कि बेटा यहाँ पर ये सारा जो काम था ना, ये बेवकूफ़ बनाने का काम था, ये बेवकूफ़ बनाने का काम था साहब। 10 अगस्त ही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा सब आपका, 10 अगस्त ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। यानी बेटा ऑप्शन ए ही यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बोलो ऑप्शन ए ही यहाँ पर बेटा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। हाँ क्या ना, समझा कि नहीं समझा मुझे बताओ। जब बेटा सारा एडवांस आ गया, सर्विस का केस है तो एडवांस पे जीएसटी लगेगा ना, बाद में तो कोई पेमेंट हो ही नहीं रहा है। और इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो पेमेंट पहले आ गया, पेमेंट पहले आ गया, इनवॉइस बाद में गया। तीसरी चीज़ तो कुछ होती नहीं बेटा, फॉरवर्ड चार्ज का केस है तो। अगला सवाल आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। बांके बिहारी ऑन्स अ फेमस स्वीट शॉप located and registered in Mathura, Uttar Pradesh. He received an order for 200 kilo of sweets on 2nd of May from घूम घूम Travels Private Limited. क्या नाम बेटा, घूम घूम ट्रेवल्स, क्या नाम रखा है यार, घूम घूम ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, किसने ऑर्डर दिया साहब, घूम घूम ने बांके बिहारी जी को ऑर्डर दिया साहब, बढ़िया पेड़े बना दो साहब सीधा 200 किलो, हो सकता है बेटा फंक्शन हो। ऑर्डर कब दिया बेटा, 2 मई को। 200 किलो का क्या दे दिया बेटा, ऑर्डर दे दिया, 200 किलो का ऑर्डर दे दिया 2 मई को कि साहब बढ़िया से पेड़े तैयार कर दो। हमने कहा जी ठीक है जी, मथुरा वालों ठीक है। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये कहाँ, ये देखो ये भी मथुरा में रजिस्टर्ड है और बेटा ये भी मथुरा में ही रजिस्टर्ड है, सेम लोकेलिटी में रजिस्टर्ड है। और बेटा कंसिडरेशन कितना है, आह लाख रुपये, 200 किलो, क्या बात है यार, लाख रुपये के पेड़े हैं साहब, क्या बात है। कंप्यूट नहीं, कंप्लीट ऑर्डर ऑफ स्वीट्स वॉज डिलीवर्ड टू घूम घूम ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन 5 मई। बेटा 5 मई को डिलीवरी हो गई, ऑर्डर कब, 2 मई का, 5 मई को डिलीवरी हो गई, बट विदाउट इनवॉइस। क्यों भाई, क्योंकि एज अकाउंटेंट ऑफ बांके बिहारी जी वॉज ऑन लीव ऑन दैट। ओहो, आराम फरमा रहे थे साहब, आराम चल रहा है साहब, ये आराम की बात है। जो अकाउंटेंट साहब है अपने जैसे लोग साहब, है ना, हो सकता है बेटा अकाउंटेंट मतलब एक नीचे हो, मतलब नॉर्मल अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अकाउंटेंट साहब क्या अपना रहे हैं, आराम अपना रहे हैं साहब। हाउएवर द इनवॉइस वाज रेज्ड ऑन द फॉर द सेम ऑन 6 मई। बेटा वही चीज़ जो 5 मई को इनवॉइस इशू होना चाहिए था, वो 6 मई को हुआ, जब अकाउंटेंट आराम फरमू के अंगड़े ले लुआ के वापस ऑफिस आ गए 6 तारीख को, तब इनवॉइस इशू हुआ। पेमेंट इन फुल वॉज मेड ऑन 7 मई। बेटा पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, और बेटा पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर के अंदर सेक्शन नंबर 31 आता है, जो बोलता है साहब कितने टाइम पीरियड में इनवॉइस के रेस्पेक्ट में इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। क्या बोला मैंने, इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए, गुड्स के रेस्पेक्ट में, ये बोला मैंने बोला गुड्स के रेस्पेक्ट में इनवॉइस इशू करने के लिए ड्यू डेट क्या है, तो बेटा उसमें अलग अलग दे रखा है। नॉर्मल टैक्सेबल वैल्यू है कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है, 3 चीजें। तो यहाँ पर कौन सा केस आ रहा है बेटा, यहाँ पर कंटिन्यूस सप्लाई है क्या, नहीं, ये सेल और अप्रूवल बेसिस है क्या, नहीं, नॉर्मल बात में बोला बेटा रिमूवल और डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर, सॉरी रिमूवल और डिलीवरी के बेटा एट और बिफोर, क्या बोला, एट और बिफोर रिमूवल और डिलीवरी, ये दे रखा है सेक्शन 31 में साहब, रिमूवल और डिलीवरी से पहले इनवॉइस बन जाना चाहिए। हमें मतलब नहीं है इस चीज़ से, मतलब नहीं है साहब कि आपका अकाउंटेंट सो रहा था, आराम कर रहा था, बीमार था, अगले दिन आया, हम तो मानेंगे साहब 5 मई को इनवॉइस कट जाना चाहिए था, क्योंकि 5 मई को डिलीवरी हो गई। बेटा जिस दिन डिलीवरी होगी, डिलीवरी इनवॉइस के साथ ही होनी चाहिए, मतलब इनवॉइस डिलीवरी होने से पहले या उस वक्त कट जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सर, आपकी बात समझ में आ रही है। बेटा पेमेंट बाद में हो रहा है, तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस पहले हो जाना चाहिए। तो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 मई। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन दिस केस, दैट विल बी योर 5 मई। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चलो। क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हाँ क्या बोल रहा है बेटा, मैं सर धूम मचा ले, जी हाँ, धूम फर्नीचर मार्ट, बहुत टाइम बाद बेटा धूम वर्ड दिखा नहीं, एक वक्त था जब धूम ही धूम था। मैसर्स धूम फर्नीचर मार्ट लोकेटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ओके, सेल्स फर्नीचर फ्रॉम इट्स शोरूम टू लक्की ढाबा झारखंड। देखो बेटा कहाँ से कहाँ डील हो गई, छत्तीसगढ़ से झारखंड डील हो गई। मैसर्स लक्की ढाबा रिक्वेस्टेड टू डिलीवर द फर्नीचर टू प्यारेलाल, वाओ, पटना बिहार। बेटा बिल टू शिप टू मॉडल, सारे बच्चे आ जाओ, डायग्राम बनाते हैं फटाफट से साहब, टाइम नहीं है अपने पास। धूम फर्नीचर, किसकी बात हो रही है बेटा, धूम फर्नीचर की। और सामने कौन है बेटा, छत्तीसगढ़ के अंदर कौन बैठा हुआ है, लक्की ढाबा, ये तो झारखंड में बैठा हुआ है। और छत्तीसगढ़ में कौन बैठा हुआ है, ये भाई साहब है हमारे छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर बेटा, शॉर्ट में लिख दूँ, ऐसे कर देता हूँ 36। और ये हैं झारखंड में बेटा, कहाँ पर, झारखंड। कोई दिक्कत नहीं साहब। इन्हें ऑर्डर प्लेस किया और बोला साहब गुड्स दे दीजिएगा इन्हें। सर उधर कौन है, उधर है बेटा
प्यारे लाल। उधर कौन है? उधर है बेटा प्यारे लाल। कौन है बोलो? अरे प्यारे लाल। और ये प्यारे लाल जी हैं साहब बिहार में, ये हैं साहब बिहार में। बोलो हाँ कि ना? हाँ साहब। तो बेटा ये बिलिंग किसको करेगा? ये बिलिंग तो इसको करेगा, इसको बोलते हैं बिलिंग, बिलिंग। और ये शिपिंग कहाँ करेगा बेटा? ये शिपिंग यहाँ करेगा, इसको बोलते हैं बेटा बिल टू शिप टू। बिल टू लक्की ढाबा, शिप टू प्यारे लाल। क्या बोला? बिल टू लक्की ढाबा, शिप टू प्यारे लाल। मेसर्स धूम फर्नीचर मार्ट सेंड्स द फर्नीचर टू प्रॉपर ई वे बिल टू पटना। सब पटना प्रॉपर ई वे बिल के साथ ट्रांसपोर्ट करा दिया गया है प्यारे लाल जी को। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर कौन सा बेटा? गुड्स का सेक्शन है, गुड्स का सेक्शन 10(1)(b), 10(1)(b। हाँ कि ना? हाँ सर बी क्यों बेटा? बी इसलिए क्योंकि ये बिल टू शिफ्ट टू लग रहा है। क्या लग रहा है? बिल टू शिफ्ट टू। और बिल टू शिफ्ट टू के केस में क्या आता है बेटा? बी आता है। ठीक है सर। सोल्ड बाय इतना टू इतना इन द अबव केस। प्लेस ऑफ सप्लाई निकालनी बेटा। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत अच्छे से जानते हो, क्या निकलेगी आप बताओ मेरे को, आप बताओ बेटा। ध्यान रखना शिपिंग से मतलब नहीं होता, ध्यान रखना क्या नहीं होता? शिपिंग से मतलब 10(1)(a) क्या होता है? 10(1)(a) होता है जहाँ पर डिलीवरी टर्मिनेट होती है। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जहाँ भी डिलीवरी टर्मिनेट होगी बेटा, डिलीवरी अगर टर्मिनेट होने वाला रूल लगता तो जरूर यहाँ पर बिहार निकल कर आता, लेकिन यहाँ तो B2B ट्रांजेक्शन है। क्या है? B2B ट्रांजेक्शन। धूम फर्नीचर और लक्की ढाबा के बीच में ट्रांजेक्शन है बेटा। रजिस्टर्ड पर्सन अगर लक्की ढाबा है तो आप डिलीवरी चाहे शिफ्ट टू कहीं भी करवाओ बेटा। लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और वो है लक्की ढाबा झारखंड। तो बेटा यहाँ आंसर निकल कर आएगा क्या? बोलो झारखंड। तो झारखंड ही यहाँ पर क्या निकलेगी बेटा आपके पास में? प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगी। हाँ कि ना? हाँ सर। आगे चलें? आगे चलो। कोई दिक्कत बेटा? सिंपल सा था, देखो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। सीधा प्रोविजन अगर आप पढ़ोगे, सर पढ़वा दो, अरे यार प्रोविजन पढ़वा दो, अब तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो। चलो बेटा पढ़ लो, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पढ़ना है साहब वो स्किप कर सकते हैं, थोड़ा आगे निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना। वीडियो छोड़ के कहीं मत जाना, पढ़ाई करनी जरूरी है साहब। बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत लो। स्पीड बढ़ा लो। अगर ये चीज़ जिसको नहीं देखना साहब बेयर लॉ से, वो स्पीड बढ़ा सकता है। हालांकि मैं बेयर लॉ से दिखाना चाहूँगा और IGST एक्ट में जाना चाहूँगा साहब। कहाँ जाना चाहूँगा? IGST एक्ट के अंदर। सर IGST एक्ट इसी में है क्या? हाँ साहब इसी में IGST एक्ट मिल जाएगा आपको। देखें साहब ये आ गया बेटा अपॉर्शनमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट। 17वें सेक्शन पे हूँ मैं, और मुझे जाना है कौन से सेक्शन पे? बोलो फटाफट से। मुझे जाना है साहब सेक्शन नंबर 10 पर। किस पर साहब? 10 पर। प्लेस ऑफ सप्लाई, वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट सप्लाई आउटसाइड इंडिया। बेटा सर्विस की तो बात ही नहीं हुई ना। हाँ सर थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ, मिल जाएगा आपको। मैंने कहा जी आ गया, ये रहा ये रहा ये रहा। ये 12 है बेटा, 10 पे भी आने वाले हैं अपन। ये 10 पे आ गए। ये किस पे आ गए बेटा? 10 पे आ गए। सर कहाँ आ गए? 10 पे। अरे आ ही गए यार, आ ही गए। ये लो ये लो ये लो। तुम नाराज़ हो जाते हो साहब, टाइम लगा रहा हो। थोड़ा टाइम तो लगता है यार, है ना। अरे 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 आजा आजा बेटा आजा। प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे कहीं नहीं जाना, इधर आओ। क्या बोला? आ जाओ 10(1)(b फटाफट से। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन, whether acting as an agent or otherwise, before or during the movement, either by way of transfer of document of title, otherwise it shall be deemed that the said third person has received the goods, or and the place of supply of such goods shall be the principal place business of such person। बेटा वो थर्ड पर्सन जो है ना, थर्ड पर्सन, ये अंकल जी, ये फर्स्ट पर्सन और वो थर्ड पर्सन, तो क्या माना जाएगा साहब कि ये जो थर्ड पार्टी है जिसने डायरेक्शन दिया माल को वहाँ भेजने के लिए, जिसने डायरेक्शन दिया उस पार्टी का ही प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन ही यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई बनकर चलेगा। ये बेटा मैंने आपको बेयर लॉ से रीडिंग इसकी करवा दी। ये था सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज बी। आगे चले, आगे चलो साहब बिना किसी टाइम वेस्ट के फटाफट से। अगला सवाल आ रहा है बेटा आपके पास में, सवाल नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8। मैसर्स बिल्डवेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन गुड़गांव। क्या बोला? लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन गुड़गांव। सर आपकी स्पीड तेज है बेटा, थोड़ी सी स्पीड तेज रखनी पड़ेगी। आई होप मैं अब थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा कंटेंट कवर सकूँ। देखो लेक्चर बड़ा हो जाएगा क्योंकि MCQs बहुत सारे हैं, और बड़ा लेक्चर बच्चे को देखने में आता है बेटा जोर, वो लेजी हो जाता है। वो कहता है साहब इतना बड़ा लेक्चर कौन देखेगा, कुछ शॉर्ट दो, कुछ फटाफट दो। तो मैं फटाफट तो दे नहीं सकता, घास तो काट नहीं सकता साहब, ऐसे ऐसे करके घास तो नहीं काट सकता ना, फटाफट बोल के निकल जाऊँ सब इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, वो तो इंस्टीट्यूट ने भी दे रखा है। तो इसलिए मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मैं ज़्यादा बोलना ना तो जल्दी बोलूँ, स्पीड से बोलूँ, थोड़ा फास्ट कंटेंट डिलीवरी करूँ ताकि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट कवर हो जाए। हालांकि इसका इफेक्ट मेरे गले पे पड़ेगा, बट कोई बात नहीं साहब, आपके लिए गला भी खराब करवा लेंगे अपना, कोई टेंशन नहीं है। मैसेज बिल्डवेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन गुरुग्राम हरियाणा प्रोवाइडेड आर्किटेक्चरल सर्विसेज टू मैसर्स ताज इंडिया लिमिटेड।
ठीक है साहब, क्या बोला कि साहब ये कोई कंसल्टेंट है गुड़गांव हरियाणा के अंदर, और इन्होंने बेटा ताज इंडिया लिमिटेड को क्या दिए, सर्विस दिए। लोकेटेड है साहब मुंबई में, लोकेटेड और रजिस्टर्ड मुंबई में। साहब ताज होटल कहाँ रजिस्टर्ड है, मुंबई में रजिस्टर्ड है। आर्किटेक्चरल से रिलेटेड सर्विस दी गई है फॉर इट्स होटल टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द लैंड सिचुएटेड इन दुबई। ओके बेटा, सर्विस का केस हो गया। सर्विस के केस में सेक्शन नंबर 12 लगता है, और सेक्शन नंबर 12 में मैंने आपको टेक्निक याद करा रखी है दोस्त, क्या, रिप टैग, TEG वाला टैग है दोस्त, यहाँ पर TEG वाला टैग है, रिप टैग पोस्ट बिया। ये सारे के सारे सब सेक्शन आ गए दोस्त, ये सारे के सारे सब सेक्शन आ गए। ये टेक्निक मैंने आपको याद करा रखी है। क्या करा रखी है साहब, रिप टैग पोस्ट बिया, रिप टैग पोस्ट, रेजिडरी सेक्शन सब सेक्शन नंबर 2, इमूवेबल प्रॉपर्टी सब सेक्शन नंबर 3। बेटा यही अपने यहाँ पर सेक्शन बन रहा है, यही सब सेक्शन यहाँ पर अपना बन रहा है। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 3, क्या बोला मैंने, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 3। सर्विस का केस है, सप्लायर रेसिपिएंट दोनों इंडिया में लोकेटेड है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। बेटा इस सब सेक्शन 3 के प्रोवाइजो में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है प्रोवाइजो में, कि जहां पर भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया चली जाती है, क्या बोला, जहां पर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन आउटसाइड इंडिया चली जाती है बेटा, वहां पर रेसिपिएंट की लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। यानी बेटा ये लड़ाई है, देखो ये सप्लायर अंकल और ये रेसिपिएंट अंकल दोनों अंदर है बेटा, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो बाहर है, वो आउट ऑफ इंडिया है। तो हमने बोला साहब ये रजिस्टर्ड है क्या, हाँ, तो बस रजिस्टर्ड हो ना हो, प्रॉपर्टी बाहर गई, प्रॉपर्टी बाहर गई तो रेसिपिएंट की लोकेशन ही बनेगी क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई, बात खत्म। रजिस्टर्ड हो ना हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया, हाँ, तो रेसिपिएंट इंडिया में, हाँ, सर्विस ले रहे हैं, हाँ, पकड़ लो इसको, पकड़ लो। तो यहाँ पर बेटा गुरुग्राम हरियाणा और सामने है ताज मुंबई। ताज मुंबई की तरह साहब मुंबई महाराष्ट्र, तो बेटा मुंबई महाराष्ट्र ही यहाँ पर आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई बना दी जाएगी। बोलो मुंबई महाराष्ट्र यहाँ पर आपकी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर ये हो गया क्या बेटा, हाँ ये क्वेश्चन हो गया, 8 हो गया, 9 चालू करते हैं। अफलातून स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन हरियाणा सप्लाइड स्पेयर पार्ट्स FOB बेसिस। बेटा FOB बेसिस का मतलब होता है कि मंगाने की जिम्मेदारी रेसिपिएंट की है, ठीक है ना, गुड्स को मंगाने की जिम्मेदारी किसकी, रेसिपिएंट की। फ्री ऑन बोर्ड भाई मैंने तो छोड़ दिया, इट इज नॉट अ CIF। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सप्लायर नहीं उठाएगा, सप्लायर ने तो छोड़ दिया, रेसिपिएंट मंगा लेगा, ठीक है, ओके। क्या बोला, लक्ष्मी खुराना जी को, ठीक है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड थे साहब, भेजने वाले हरियाणा में, और ये अनरजिस्टर्ड इंसान है बेटा राजस्थान के अंदर, ये अनरजिस्टर्ड इंसान है बेटा राजस्थान के अंदर। मिस्टर लक्ष्मी खुराना बुक्ड द कुरियर हिमसेल्फ, ब्लैक डार्ट कुरियर, क्या बोला, ब्लैक डार्ट कुरियर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर डिलीवरी इन राजस्थान। बेटा उन्होंने खुद ने, रेसिपिएंट ने खुद ने एक कुरियर कंपनी को हायर करा ताकि वो सामान उन्हें राजस्थान पहुंचाया जा सके। ब्लैक डार्ट कुरियर पिकड अप द गुड्स फ्रॉम हरियाणा। बेटा उन कुरियर कंपनी वालों ने पिकअप करा गुड्स को, कहाँ से, हरियाणा से, और डिलीवर कर दिया बेटा कहाँ पर, राजस्थान में, वाइल पासिंग थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। बेटा कहीं भी घूमते घुमाते आए, मेरे को उससे क्या मतलब है। आप पंजाब जाओ ना, आप गोवा जाओ, आप जहाँ जाओ, कहीं से भी गुड्स आ रहा हो घूम घुमाते हुए, मुझे उससे मतलब नहीं। डिलीवरी कहाँ हो रही है, राजस्थान में। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात आती है ना, क्या बोला मैंने, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सेक्शन 12 लग रहा है वापस। और अभी मैंने आपको टेक्निक बताई थी, क्या बताई थी, रिप टैग पोस्ट बिया, BIA, बोलो रिप टैग पोस्ट बिया। बेटा इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये जो G है ना, G, ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, और ये है बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ये दो कंटिन्यूटी में आते हैं, एक होता है G और एक होता है P, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ओके ओके सर E से क्या होता है बेटा, इवेंट लिंक्ड, अगर आपको ध्यान हो तो, इवेंट लिंक्ड सर्विस। T से बेटा ट्रेनिंग सर्विस, अगर आपको याद हो तो, ट्रेनिंग से रिलेटेड सर्विस जो दी जाती है ना। हाँ बात तो सही है सर, बात आप सही कर रहे हो। ये टेक्निक है बेटा, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एक, जिसके अंदर मैं आपको सारे सेक्शंस मेमोरी टेक्निक वाइज याद करवाऊंगा, क्लॉज भी याद करवाऊंगा, सब सेक्शन भी याद करवाऊंगा, सेक्शन भी याद करवाऊंगा। इसके ऊपर अलग से वीडियो आ रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार बेटा कि आपका बेनिफिट ही है, चैनल को सब्सक्राइब करने से नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साहब, उस लाल बटन को दबा दो, बेनिफिट होगा, ये मेरी गारंटी है, वारंटी नहीं दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। यहाँ मैं कोशिश, देखो अपने चैनल पे साहब कोई फालतू वीडियो अपलोड नहीं होगा, कोई आपको कंफ्यूज करने का वीडियो अपलोड नहीं होगा, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने का वीडियो अपलोड नहीं होगा, सिर्फ 100% क्वालिटी कंटेंट अपलोड होगा, वो भी पढ़ाई से रिलेटेड। दिस इज व्हाट आई गारंटी टू यू। आगे आ जाओ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, ठीक है। तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अंदर होता है B2B और B2C। क्या होता है, B2B और B2C।
सी। बेटा जब B2B का केस बनता है, सामने वाला भी रजिस्टर्ड है, तो बेटा उसकी लोकेशन बनती है प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि सामने वाला रजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन बना दूंगा। लेकिन बेटा जब सामने वाला रजिस्टर्ड ही नहीं है तो मुझे क्या पता कौन से स्टेट है, क्योंकि सामने वाला अनरजिस्टर्ड इंसान है, क्रेडिट वो लेगा नहीं। तो उस केस में बेटा बोलते हैं कि जहां पर भी गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए छोड़ा गया, क्या बोला मैंने, जहां पर भी गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए छोड़ा, डिलीवर किया गया कि साहब यहां से ट्रांसपोर्टेशन होगा, वही जगह मान ली जाती है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सच प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर कहाँ लिखा हुआ है? आ जाओ बेटा, अपना शायद मेरे हिसाब से ओपन ही था, तो मैं आपको बेयर लो में फटाफट से दिखा देता हूँ ताकि आपको मज़ा आ जाए। हाँ सर बताओ कहाँ पर है सर ये सेक्शन? देखो इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये तो पास में मिल जाएगा, इसके लिए अपन को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये देखो बेटा सेक्शन नंबर 12 जो इफेक्टिव है 31 जनवरी तक। यानी सर 31 जनवरी के बाद भी है क्या? हाँ बेटा, अमेंडमेंट आया ना, तो अमेंडमेंट जब आता है तो चीज़ बदल जाती है। ये देखो 1 फरवरी से बेटा ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू आपका मामला बदल गया, और सेक्शन नंबर 12 का मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, राइट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बेटा ये रहा सब सेक्शन नंबर 8, ये रहा द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, और देखो मैंने बोला ना टू अ रजिस्टर्ड पर्सन और अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। तो बेटा ये कौन सा केस हो गया? B2B में मैंने क्या बोला था, सामने वाला रजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन ले लेंगे। लेकिन बेटा अगर B2C का केस है तो सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है बेटा, क्या नहीं है? रजिस्टर्ड नहीं है। तो जहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज के लिए गुड्स को डिलीवर किया गया यानी हैंड ओवर किया गया, जहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज के लिए गुड्स को छोड़ा गया, बस वही प्लेस पकड़ लूंगा मैं और वही बन जाएगी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलो हाँ क्या ना? हाँ। और बेटा इसमें अमेंडमेंट क्या था सर वो भी बता दो बेटा। अमेंडमेंट बस इतना सा था, एक प्रोवाइसो डाला था, और वो प्रोवाइसो ये डाला था एक्सपोर्ट बेनिफिट देने के लिए। क्या देने के लिए? एक्सपोर्ट बेनिफिट, कि अगर गुड्स बाय चांस कहाँ जा रहा हो, आउट ऑफ इंडिया, ओ अच्छा, तो बेटा वहां पर आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ ना, तो B2B B2C, अब B2B में सामने है अमेरिका वाला तो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उससे तो क्या मतलब अपन को, वहां तो B2B देख नहीं सकते, तो वहां पर बोला एक्सपोर्ट माना जाएगा। क्या बोल दिया? डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई बना दी जाएगी, डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई बना दी जाएगी, और डेस्टिनेशन बेटा आउट ऑफ इंडिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो? आउट ऑफ इंडिया। और जैसे ही बेटा आपका डेस्टिनेशन आउट ऑफ इंडिया यानी प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर गया, वैसे ही सेक्शन 13 लग जाएगा और एक्सपोर्ट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा रेजिडेंसी क्लॉज के अंदर। हाँ क्या ना? हाँ सर समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो बेटा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, और हरियाणा ही वो जगह थी जहाँ से पिकअप हुआ था। हैंडेड ओवर कहाँ किया गया था? ये देखो ये रहा पिकअप कहाँ से हुआ था? फ्रॉम हरियाणा। तो बेटा पिकअप अगर हरियाणा से हुआ यानी हरियाणा वो जगह है जहाँ पर गुड्स को क्या कर दिया गया था? हैंड ओवर कर दिया गया था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी बच्चे को तो बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 10। देखो सेक्शन की इतनी आदत पड़ी हुई कि क्वेश्चन नंबर को भी मैं सेक्शन नंबर बोल रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला बेटा? मैं खाता भी GST हूँ, पीता भी GST हूँ, सोता भी GST हूँ, उठता भी GST हूँ, मेरे खून में GST है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। मेरे को हर जगह सेक्शन सब सेक्शन ही दिखाई देते हैं ना, क्लॉज ही दिखाई देते हैं, सप्लाई ही देखता रहता हूँ मैं हर जगह बैठा। मिस्टर जावेद एन अनरजिस्टर्ड पर्सन रिजाइडिंग इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। साहब यूपी के बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपी से बड़ा चाव है साहब हमारा इंस्टीट्यूट को, है ना। हाँ सर। वेंट टू दिल्ली फॉर सीकिंग एडमिशन ऑफ हिज चाइल्ड मिस्टर अर्जुन इन CA IPCC। साहब IPCC में एडमिशन करवाना है, किसको एडमिशन करवाना है साहब बोलो? IPCC में एडमिशन करवाना है अपने बेटे का, ठीक है। मिस्टर जावेद साहब को, मिस्टर जावेद है साहब, अनरजिस्टर्ड इंसान है, लखनऊ कहाँ रहते हैं? यूपी में रहते हैं। बेटा वो दिल्ली गए, यूपी से दिल्ली गए, हालांकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, बट केस स्टडी उन्होंने ऐसे बनाई है साहब, वेंट टू दिल्ली, ताकि अपने बच्चे का बेटा IPCC में एडमिशन करवाया जा सके। मिस्टर जावेद गॉट द डिमांड ड्राफ्ट जनरेटेड एट ICICI बैंक रजिस्टर्ड इन दिल्ली अगेंस्ट कैश। बेटा आप सबको पता है पहले के टाइम DD बनती थी, ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना बेस्ड पर है। अब हालांकि ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है आपका, किसी भी चाहे वो इंटरमीडिएट हो बेटा, वो चाहे वो आपका फाइनल हो, चाहे फाउंडेशन हो, अब आजकल सारा काम ऑनलाइन हो जाता है बेटा। सेल्फ सर्विस पोर्टल SSP इंस्टीट्यूट ने बहुत शानदार सर्विस बना दी है। अगेंस्ट केस बेटा पहले DD बनानी पड़ती थी, वो DD इंस्टीट्यूट के नाम से बनानी पड़ती थी, और वो बेटा फॉर्म के साथ इंस्टीट्यूट को स्पीड पोस्ट कराना पड़ता था। या अगर दिल्ली में ही हो बेटा तो डायरेक्ट ऑफिस में सबमिट हो जाता था, अदरवाइज स्पीड पोस्ट कराना पड़ता था। फॉर डिपॉजिटिंग द रजिस्ट्रेशन फी टू ICAI मिस्टर जावेद डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट इन ICICI बैंक लिमिटेड। बेटा बैंक के अंदर उनका अकाउंट नहीं है, मतलब बैंक के पास उनकी डिटेल्स नहीं है, और बैंक बेटा KYC पॉलिसी मेंटेन नहीं करता DD बनाने के लिए। जो सिर्फ DD बनाने आते हैं ना बेटा, उनके लिए नॉट हैविंग एनी अकाउंट विद एनी ऑफ इट्स ब्रांच इन इंडिया। बेटा कहीं दूर दूर तक किसी के साथ भी ब्रांच नहीं है, और हम KYC मेंटेन नहीं करते हैं उन कस्टमर्स की जो DD बनाने आते हैं। ऐसी सिचुएशन में बेटा क्या करें?
बताओ क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब मेरी बात सुनो, पोस्ट वही अपनी टेक्निक, देखो मैंने टेक्निक कौन सी बताई थी आपको, रिप रिप टैग पोस्ट बिया, हाँ सर। तो बेटा रिप टैग पोस्ट बिया, देखो रिप टैग, बेटा टैग वो फेसबुक वाला टैग नहीं है, TAG, क्या बोला, TWG, रिप टैग पोस्ट बिया। ओके, और इसी टेक्निक से देखो इसका भी आएगा, ये सब सेक्शन नंबर 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बेटा ये लग कौन सा रहा है, सेक्शन नंबर 12 का सबसेक्शन नंबर 12। क्या बोला, सेक्शन नंबर 12 का सबसेक्शन नंबर 12। बिजनेस, B फॉर बैंकिंग रिलेटेड सर्विस, क्या बोला, B फॉर बैंकिंग रिलेटेड सर्विस, I फॉर इंश्योरेंस, समझा, S फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरी, ठीक है, E फॉर इवेंट लिंक्ड, इवेंट एडमिशन, हर चीज बेटा इस टेक्निक में आएगी। सेक्शन नंबर 12 पूरा का पूरा यहाँ पर आपका कवर होगा कि नहीं होगा साहब, होगा। चलें फटाफट से, हाँ सर दिखा दो, एक बार दिखा दो सर हमको, चलो मैंने कहा आपको दिखा देते हैं, फटाफट से दिखाई देते हैं साहब। ये अपना सेक्शन नंबर 12 वैसे भी ओपन था, ये सब सेक्शन नंबर 7 है, ये 8 है, ये 9 है, और साहब इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ आपका सब सेक्शन नंबर 12। देखो ये रहा सर, बिल्कुल सही है, सबसेक्शन नंबर 12, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। अब बेटा वहाँ देखा जाएगा स्टॉक वगैरह से रिलेटेड, शेल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, अगर रिकॉर्ड्स पर है तो, अगर रिकॉर्ड्स पर है तो, बैंक के रिकॉर्ड्स में अगर रेसिपिएंट की इंफॉर्मेशन है, एड्रेस है, तो बेटा लोकेशन किसकी निकल जाएगी, रेसिपिएंट की। लेकिन बेटा अगर नहीं है, इज नॉट ऑन द रिकॉर्ड्स पे अवेलेबल नहीं है, तो बेटा सप्लायर की लोकेशन को ही, यानी बैंक की लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई बना देंगे। क्या बोला मैंने, बैंक की लोकेशन को ही यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं सर। क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा फटाफट से, क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट से। तो बेटा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में ही आप गए थे बेटा एडमिशन लेने, तो दिल्ली विल बिकम दी आंसर, दिल्ली विल बिकम दी आंसर। कोई दिक्कत नहीं साहब। यहाँ पर बेटा आपके कितने MCQs कवर हो गए, 10 MCQs लगभग अपन ने कवर कर लिए। अगले 10 MCQs बेटा अपन कवर करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर बेटा बड़ा हो जाता है। मेरी कोशिश रहती है 1 घंटे तक का ही लेक्चर मैं आपको दूं, और बाकी सब हम कवर कर लेंगे, क्योंकि बच्चों को साहब 1 घंटे से ऊपर लगता है कि साहब लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो 1 घंटे तक का लेक्चर मैंने आपके पास रिकॉर्ड कर दिया। अगले 10 बेटा अगला ही पार्ट अपलोड हो रहा है, टेंशन मत लो, अगले ही स्लॉट में इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी के बाद इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये पहले अपलोड कर दूंगा, फिर वो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कहीं भाग के नहीं जा रहा हूँ मैं। अगले 10 MCQs अपन फिर वहां पर कवर कर चलेंगे। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू। पढ़ते रहो, जम के पढ़ो और भगवान को याद करते रहो बेटा। 3 अटेम्प्ट के पेपर कम से कम अपन को लिखने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो बेटा रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन हो, मैं हूं यहाँ पर, कमेंट करो, पूछो। पूरे जीएसटी में कोई भी क्वेरी हो, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए तैयार हूं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो बेटा, वहां पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।